वेलकम बैक। भारत नेपाल सीमा पर भारत के निर्माण कार्य में नेपाल अड़ंगा डाल रहा है। नेपाल बिहार में उत्तरी चंपारण के बलुआ गुआबारी में ललबकैया नदी पर छोटे बांध बनाने के काम में रुकावटें पैदा कर रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार ने नो मैंस लैंड बताते हुए छोटे बांध बनाने में अड़ंगा डाल रही है। हर साल भारत नेपाल सीमा पर बिहार के कई इलाकों में ललबकैया नदी की वजह से बाढ़ तबाही मचाती है, जिसके वजह से लगातार कोशिशें हैं कि ऐसे हालात दोबारा ना बने, जिससे बचाव के लिए बिहार सरकार छोटे बांध बनवाने की कोशिश करती रहती है और इसी काम में नेपाल की सरकार रुकावटें पैदा कर रही है। बिहार सरकार ने केंद्र को मामले की पूरी जानकारी दी है। नेपाल के इस कदम के बाद बिहार सरकार ने कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना जताई है। ललबकिया रिवर में उन्होंने जो नो मैंस लैंड है, जहां 20 साल से बांध बंधा हुआ है, जहां काम होता है रिपेयर का, जो लास्ट ईयर तक कोई दिक्कत नहीं था, जहां आप समझ रहे हैं कि पानी की वजह से उसमें क्षरण हो गया, डैमेज हो गया, उसको रिपेयर होना, वहां नहीं होने दे रहे हैं। मधुबनी में जयनगर के अपस्ट्रीम में कमला में ऐसे ही लास्ट ईयर टूटा था, आपको ध्यान होगा, वहां रिपेयर होना है, वहां नहीं होने दे रहे हैं। तो ये पहली बार ये ट्रेंड देख रहे हैं। तो ये समस्या क्योंकि आप आगे बाढ़ का समय है और अगर हमारे आदमी वहाँ, क्योंकि उस साइड आप जानते हैं कि बिहार सरकार का ही जाके मेंटेन करती है उधर का बांध जो है, या उधर जो भी डैमेज होता है, कोई भी स्थिति होती है उसके लिए। और ये पहली बार ये हो रहा है कि वहाँ मटेरियल ले जाने में, काम करने देने में और मूवमेंट में वो दिक्कत कर रहे हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। चंद्रमोहन, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले तो कभी इस तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश नेपाल ने नहीं की, अभी इस रुकावट को लगातार खलल डालने की कोशिशें क्यों करता हुआ नेपाल दिख रहा है? इसकी मोटी वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, जहां पर यह रुकावट हुई है, ललबकिया नदी है जो नेपाल से निकलकर और पूर्वी चंपारण होते हुए आगे शिवहर तक जाती है। यह जो बांध है, इसमें हमेशा पानी आ जाता है और पानी आने की वजह से इस इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो बिहार सरकार है, जहां पर यह बांध है, हमेशा काम करवाती है, क्योंकि मरम्मत का काम होने की वजह से पानी कम आता है और लोग परेशान कम होते हैं। लेकिन इस बार पहली बार देखने को मिला है जब ये ललबकिया नदी के बांध को मरम्मत करने से नेपाल रोक रहा है। साफ तौर पर नेपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इलाका जो है वो नो मैंस लैंड है, यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नदी जब धारा बदलती है तो उसकी वजह से कहीं कटाव होता है, कहीं बांध पतला हो जाता है। ऐसे में काम होते रहता है, चाहे वो बिहार सरकार की ओर से कराई जाए या फिर नेपाल सरकार की ओर से कराई जाए। लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है जब नेपाल सरकार के अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और उन लोगों ने ये जो बलुआ गुआबारी इलाका है, यहाँ पर इन लोगों ने काम रोक दिया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक काम नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर जो अधिकारियों से बात हो पाई है उसके मुताबिक हो सकता है कि उस इलाके में बाढ़ के खतरे की वजह से वो लोग इस बांध को नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार बांध बनते रहा है और वहां पर पानी आकर रुकता है, लेकिन उस इलाके में परेशानी लोगों को नहीं होती है। सबसे अधिक परेशानी जो है वो बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। ऐसे में मरम्मत का काम हो रहा था और उसको नेपाल सरकार की तरफ से रोक दिया गया है। ठीक है, ये ललबकिया नदी पर जो पुल बनने वाला है, इसको लेकर और किस तरह की दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं? नेपाल इस पर क्या रुख कर सकता है, इस पर मैं अमिताभ से बात करूंगी। लेकिन उससे पहले नेपाल के छोटे बांधों के काम में अड़ंगा डाले जाने के मुद्दे पर बिहार सरकार पर आरजेडी ने हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर पूरे मामले पर पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार के पास बाढ़ को लेकर कोई समाधान नहीं है। कई बार कहा है कि नेपाल से तो बिहार का बहुत ही पुराना रिश्ता है, हम बार बार कहते रहे, रोटी और बेटी का रिश्ता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है? हालांकि हम इसमें भारत सरकार को संज्ञान लेकर के आखिर कैसे इस रिश्ते को फिर से बेहतर बनाएं, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। अमिताभ, जरा इस नजरिए को समझाइए। वो नेपाल जो वर्षों तक हमारा दोस्त रहा, बहुत ही अच्छे संबंध भारत और नेपाल के रहे, वो चाहे भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाना हो या फिर अब इस तरह से ललबकिया नदी पर बन रहे पुल पर एक नजर गड़ाना हो, इसके पीछे मकसद क्या है? और जो तेजस्वी ने कहा है उस बात को मैं अगले हिस्से में पूछूंगी आपसे।
देखिए, दो चीज़ें प्रीति सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि 1950 की संधि के बाद 4 बड़ी नदियां, महाकाली, गंडक, बागमती और कोसी, ये 4 बड़ी नदियां नेपाल से होकर बिहार में घुसती हैं। कई छोटी छोटी नदियां घुसती हैं और सब के लिए कमोबेश कोई ना कोई संधि परियोजना, पनबिजली परियोजना हो या फिर सिंचाई की परियोजना हो, इसके लिए भारत नेपाल के बीच कुछ ना कुछ संधि हुई है कि इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। लेकिन इतने 70 सालों के बाद भी 1950 के बाद आज तक इन संधियों पर कभी काम पूरा नहीं हो सका है, क्योंकि नेपाल लगातार अड़ंगा डालता रहा। नेपाल बार बार हर बारी यही कह के बच निकलता है कि हमारी तरफ आप हमारी सार्वभौमिकता पर भारत ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे हमला नहीं कर सकता। तो ये कभी परियोजना पूरी नहीं हुई और बिहार को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नेपाल जो कर रहा है अभी, उसको कई चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नक्शा विवाद हो, नक्शे में कुछ जगह भारत के उत्तराखंड की जगहों को अंदर लेना हो, फिर यहाँ बिहार की सीमा पर जो मरम्मत का काम चल रहा है उसको रोकने का काम कर रही है, जिसका काम बिहार सरकार और बिहार का सिंचाई विभाग करता आया अभी तक, आज़ादी के बाद अभी तक। इसको रोकना नेपाल के लिए भी ये मुश्किल की बात है। लेकिन ये स्टैंड लेना, इसको मुझे लगता है बातचीत करके जरूर सुलझाया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल नेपाल को इस चीज़ की रोका जाना जरूरी है, क्योंकि बिहार बाढ़ की विभीषिका लगातार झेलता आ रहा है। और ऐसा नहीं है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि बाढ़ से तो लगातार बिहार जूझता रहा है, लेकिन इसलिए कि बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या फिर ये मौका सही है? क्या आप उनकी टाइमिंग को सही बात कहेंगे? क्योंकि नेपाल और भारत के संबंधों की हम बात कर रहे हैं, उस पर एक तरह से वो बांध पर अड़ंगा डालने की कोशिश नेपाल कर रहा है। तेजस्वी यादव की ये भाषा आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में बिल्कुल सही है? देखिए, 15 साल, देखो प्रीति, 15 साल आरजेडी ने भी राज किया है बिहार पर, और 15 साल में भी बाढ़ का हाल था, ये पूरी दुनिया ने देखा है और बिहार के लोगों ने भी देखा है। तब पूरा बिहार जब बाढ़ में डूबता था, इन सब कोसी से गंडक तमाम नदियों को, बागमती नदी हो, चाहे महाकाली नदी हो, चाहे कर्नली नदी हो, ये सहरसा कोसी का जो तमाम इलाका है, जब बाढ़ में डूबता था तो लालू प्रसाद यादव की जो बाइट आती थी वो कहते थे कि अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो मछली पकड़ के खा लें पानी से। तो ये 15 साल बिहार ने देखा है, लेकिन इसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि तमाम परियोजनाओं पर बातचीत अधूरी है अभी, उनको पूरा किया जाना शेष है अभी, क्योंकि आज़ादी के कई साल बीत चुके हैं, संधि के कई साल बीत चुके हैं। इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको डील करना होगा कि परियोजनाएं पूरी हो सकें। नेपाल बार बार ऐसे अड़ंगा निकालकर बच नहीं सकता, क्योंकि नुकसान बिहार का होता है और उन इलाकों का होता है जो सीमा से सटे हुए हैं। बिल्कुल। और चंद्रमोहन, तेजस्वी यादव के इस बयान को चुनाव से जोड़कर कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, अब कुछ ही माह में बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में तेजस्वी यादव को एक नया मौका मिल गया है, चाहे वो बाढ़ का हो या फिर नेपाल में जो काम हो रहा है, काम रुक गया है, उससे हो। तेजस्वी यादव कोई भी अपना मौका छोड़ते नहीं हैं। और ऐसे में जब ये नया मुद्दा सामने आया है, जिसमें ललबगिया नदी पर जो बांध बन रहा था उसको नेपाल ने रोक दिया है, तो तेजस्वी यादव इसको भी मुद्दा बनाकर और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का बयान सीधे तौर पर जो है वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बांध का मरम्मत नहीं होता है वक्त पर, तो बिहार को एक बार फिर से, खासकर अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें, बेतिया की बात करें, शिवहर की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, तो इस इलाके को पानी की विभीषिका झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल। और चंद्रमोहन, अपडेट्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आगे, और अमिताभ आपके साथ भी। इधर गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच बढ़ते तनाव के दौरान आज दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि ये बैठक LAC पर चीन की तरफ मोल्डो में हो रही है। ये भी जानकारी है कि चीन की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई थी। 6 जून के बाद ये दूसरी बार है दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। इस बैठक में दोनों तरफ सैनिकों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि दोनों तरफ से सैन्य अधिकारी सीमा पर बने तनाव को कम करने की दिशा में बातचीत करेंगे। इससे पहले भी दोनों सेनाओं की तरफ से कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, लेकिन लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने के बाद होने वाली ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। इस बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के दौरान भारतीय
वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया लेह और श्रीनगर का दौरा कर चुके हैं, जबकि सीमा विवाद के मद्देनजर वायुसेना के अपने हवाई ठिकानों पर लड़ाकू विमानों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि समय आने पर पूर्वी लद्दाख में किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सके। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले जो दो तस्वीरें दिख रही थी उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। कमांडर सर की बातचीत को लेकर जो बैठक चल रही है वो, और हमारे एयर डिफेंस की तैनाती, इस पूरी स्थिति को आप अपने शब्दों में किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, अगर हम लोग बात करें एयर डिफेंस की, तो पूरे लद्दाख रीजन में कई अलग अलग लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं, और जितने भी एयर बेस है, ख़ास तौर पे कि जितने भी एयरफोर्स के एयर बेस हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो है एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले लगाया जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 से 4 लेयर के सिस्टम्स होते हैं जो कि बाहरी किसी भी खतरे को, चाहे वो किसी मिसाइल अटैक हो या एयरक्राफ्ट कोई ऊपर से आ रहा हो, तो उसको जो है नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरीके का एक पूरा सिस्टम जो है पूरे जितने भी एयरफोर्स के एयर बेसेस हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि दुश्मन को अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की, तो आज की तारीख में हमारी जो है वायुसेना वो चीन की वायुसेना से काफ़ी बेहतर है। और अगर चीनी वायुसेना को हमारे साथ कम्पीट करना है तो जाहिर सी बात है उसका सबसे पहले निशाना एयरबेस ही होंगे। तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी मुस्तैदी से जो है काम कर रहे हैं, लगाए हुए हैं, एक्टिवेट किए गए हैं। दूसरी चीज़ प्रीति, जो बातचीत वहाँ पे चल रही है, क्योंकि 6 जून को जो बातचीत हुई थी, पहली बार हुआ था ऐसा कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत 6 जून को हुई। वहाँ पे दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कई सारी सहमतियाँ बनी। उस सहमति के तहत जो है दोनों देशों की सेनाओं को उन विवादित जगहों पर, जहाँ पे कि तकरीबन 1 महीने से जो विवाद चल रहा था, दोनों की सेना आमने सामने थी, उनको वहाँ से पीछे जाना था। 15 जून को उसी बात को लेकर जो है चीन जो है वो नहीं माना, उस तरीके के जो वहाँ पे सहमति बनी थी, और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति हुई, जिस तरीके हालात हो, सबने देखा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि अब जो है हालात दोबारा से ठीक किए जाएं, किस तरीके से भारतीय सीमा से जो चीन जो है लगातार अतिक्रमण। जो आज की ये बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगी भारत चीन संबंधों को लेकर। आप लगातार इस खबर को ट्रैक करते रहिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे संदीप। इधर चीन सीमा विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए एक बयान जारी किया, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पूर्व पीएम को निशाने पर लिया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझाने की नसीहत दे दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चीन विवाद पर पीएम मोदी को झूठ से बचने की नसीहत दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं के बयान पर देश भरोसा नहीं करता। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला कहा। यही नहीं, जेपी नड्डा ने यूपीए सरकार पर कई मोर्चों पर नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौरान चीन ने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन छीनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के शब्दों को बाजीगरी, उन्होंने कहा है कि वो शब्दों की बाजीगरी कह रहे हैं, और चीन के साथ सीमा विवाद पर कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर देश की जनता भरोसा नहीं करेगी। एक और ट्वीट के जरिए बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मनमोहन सिंह उस पार्टी के हैं जिसने चीन को 43,000 किलोमीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ शब्दों का खेल है। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के व्यवहार और कार्यों की वजह से किसी भी भारतीय को ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं होगा। याद कीजिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा सेना पर सवाल उठाती है और उनका मनोबल गिराती है। भारत पूरी तरह पीएम पर भरोसा करता है और उनका समर्थन करता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को निशाने पर लेते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया। मनमोहन सिंह का संबंध उसी पार्टी से है जिसने चीन को 43,000 किलोमीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। यूपीए शासन के दौरान बिना लड़े सरकार को कई मोर्चों पर सरेंडर करते हुए लोगों ने देखा है। बार बार सेना का अपमान किया गया। और इससे पहले चीन सीमा विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने चीन विवाद पर पीएम को शब्दों के चयन में सावधान रहने की नसीहत देते हुए कहा कि हम
सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि झूठा प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झूठ के आडंबर से सच को नहीं दबाया जा सकता। साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि इस मौजूदा हालात में पूरे देश को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति शोक जताते हुए कहा है कि देश में इस शहादत को लेकर काफी दुख भी है और गुस्सा भी है। मायावती ने इस मौके पर अपील की कि संकट के इस दौर में सभी को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की मौत से पूरा देश काफी दुखी, चिंतित व आक्रोशित है। इसके निदान के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना है, जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। ऐसे कठिन और चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सरकार पर छोड़ देना चाहिए। वो बेहतर है कि वो देश हित और सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है। चीन के खिलाफ अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। घाटी में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बीजेपी ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद चीन के बने सामान को सड़क पर रखकर लगातार उस पर अपना गुस्सा प्रदर्शित किया गया। चीन के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और फिर चीन के सामानों को तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जताया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर किए हैं और पाकिस्तान की सेना की एक पोस्ट तबाह कर दी है। भारतीय सेना ने 3 दिन में पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर किया है और पाकिस्तान की सेना की एक पोस्ट तबाह कर दी है। भारतीय सेना ने 3 दिन में पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया है। तो लगातार बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह देखा जा रहा है कि पहले शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की होती है, फायरिंग की होती है और उसके बाद भारत इसका कड़ा जवाब देता है। पाकिस्तान की पोस्ट तबाह होने की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आग के शोलों की तरह दिख रही है और ये सबूत है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से इस फायरिंग में मुंह की खानी पड़ी है। और ये अभी का हाल नहीं है, ये दरअसल भारतीय सेना ने 3 दिन जो बीते हैं उनमें पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया है। और जहां तक पाकिस्तान की पोस्ट तबाह होने की बात है, ये भी लगातार भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के साथ जवाबी कार्रवाई में भारत इस बात को लेकर कामयाब होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान के वो इलाके जहां से वो अपनी नापाक हरकतों को, अपनी गोलाबारी को, फायरिंग को अंजाम देता है, उन पोस्टों को ही तबाह करने में भारत कामयाब है। हमारे साथ पवन, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा था, वो चाहे रजौरी सेक्टर हो या फिर पुंछ का सेक्टर या फिर कश्मीर में हाजीपुर और रामपुर सेक्टर, इन इलाकों में लगातार सीज फायर था और पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया गया है। अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिन में पाकिस्तान के 15 सैनिक मारे गए हैं और आज की अगर हम बात करें तो आज पुंछ का जो केजी सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ही भारतीय सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर फायरिंग हो रही थी। जब भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की तो कृष्णा घाटी के बिल्कुल सामने पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट थी उसे वहां पर तबाह किया गया और वहां पर पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए और 3 से 4 सैनिक जो हैं वो उनके घायल हुए। फिलहाल अभी फायरिंग जो है अभी भी जारी है, नौशहरा में भी फायरिंग चल रही है और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, जिसका भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। जी पवन, लगातार आप अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। पीओके की नीलम वैली में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 19 जून को पाक सेना के 4 जवान मारे गए थे और 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए थे। नीलम वैली में
पाक सेना की फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें एक पाक सेना की जीप को गोला लगाकर और वहां नीलम नदी में वो गिर गई, जिसमें 4 सैनिक मौके पर ही मारे गए, जबकि करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से पाकिस्तानी सेना ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया। तो पीओके में भारतीय सेना का करारा जवाब। नीलम घाटी में भारतीय सेना ने ये मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके तहत 1 दर्जन पाकिस्तानी जवान घायल हुए। 19 जून को भारतीय सेना ने ये करारा जवाब दिया था, जो एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफ़ी है और ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि अगर आप इस तरह की कार्रवाई करोगे पाकिस्तान, तो फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इधर खबर यह है कि यूपी एसटीएफ ने जम्मू के रामबन से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध का नाम सलमान खुर्शीद बानी है, जिसे रामबन में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक सलमान आईएस से प्रेरित था और मुठभेड़ में मारे जा चुके आतंकी जाकिर मूसा के संपर्क में भी रहा था। सलमान पर नोएडा के कुछ लड़कों को भी गुमराह करने का आरोप है। तो संदिग्ध आतंकी जाकिर मूसा के भी संपर्क में था, इस तरह की जानकारी यूपी एटीएस को मिली है। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि ये शख्स जम्मू के रामबन का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ की है और संदिग्ध का नाम सलमान खुर्शीद बानी है, ये भी जानकारी हासिल हुई है, जिसे रामबन में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि सलमान आईएस से प्रेरित था और मुठभेड़ में मारे जा चुके आतंकी जाकिर मूसा के संपर्क में भी रहा था। सलमान पर नोएडा के कुछ लड़कों को भी गुमराह करने का आरोप लगा है। चीन के साथ सीमा विवाद पर जारी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होने वाले विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मॉस्को रवाना हुए हैं। 24 जून को दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह है। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री रूस जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट उनका होगा कई बिंदुओं से। पहला, कूटनीति स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे राजनाथ सिंह जरूर ये जानना चाहेंगे कि यदि लड़ाई छिड़ती है, यदि स्थिति खराब होती है, तो रूस कहाँ खड़ा है। क्या हम उनके फुल सपोर्ट पे अपना विश्वास आधार कर सकते हैं। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हर एक विपदा में और जो स्थिति खराब स्थिति में रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। रूस हमारा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट का बहुत बड़ा सप्लायर रहा है।